साहित्य निधि में सुनिए श्री यादवेंद्र शर्मा चंद्र की लिखी हुई कहानी मेहंदी के फूल। प्रसिद्ध कहानीकार यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी राजस्थान के अग्रणी कहानीकारों में से हैं। उनकी कहानियों में उद्देश्य की प्रधानता रहती है। इन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक सभी प्रकार की कहानियों की रचना की है। आपकी रचनाओं की महत्वपूर्ण विशेषता है जीवन के यथार्थ का चित्रण एवं मानवीय सहानुभूति का स्वर। तो प्रस्तुत है कहानी मेहंदी के फूल। दूर दूर तक विस्तृत रेगिस्तान, सूना और शांत। कहीं कहीं पर छोटी छोटी बेर की झाड़ियाँ और खेजड़े के वृक्ष, शेष रेत ही रेत, आग उगलती धूप और स्तब्ध पवन। ऐसी निस्तब्धता को भंग करती हुई एक बस कच्ची सड़क पर तेज रफ्तार से जा रही थी। बस में पूरे यात्री थे। ड्राइवर के ठीक पास दो बूढ़े चौधरी बैठे थे, जिनके चेहरों पर जीवन के संघर्ष की प्रतिरूप झुर्रियाँ झलक रही थीं। पीछे कितने अपरिचित अनजान स्त्री पुरुष रंग बिरंगे साफे पहने और स्त्रियां ओढ़े हुए थीं। सबसे पीछे की सीट पर एक युवक मुकलावा अर्थात गौना करके आ रहा था। उससे 4 सीट आगे एक सेठ अपनी नवविवाहिता बेटी को लेकर लौट रहा था। वो लड़की अद्वितीय सुंदर थी। उसका केसर सा रंग केसरिया वस्त्रों में एकमेव हो रहा था और उस पर सलमे सितारे जड़े हुए थे, जो उसके सौंदर्य की श्रीवृद्धि कर रहे थे। कच्ची सड़क होने की वजह से हिचकोले ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे थे, पर ड्राइवर अत्यंत सजगता से स्टीयरिंग को संभाले हुए था। अप्रत्याशित जिधर बस जा रही थी उसके पूर्व की ओर धूल के बादल उड़ते नजर आए। सारे यात्री शंकित हो गए। एक चौधरी ने बीड़ी सुलगाते हुए कहा, शायद भट्ट लोटिया उठा है। दूसरा चौधरी, जिसकी आवाज़ भारी थी, बोला, आंधी भी आ सकती है। इस मरुभूमि से बरखा तो कम और आंधी अधिक आती है। सेठ ने अपने इंद्रधनुषी पगड़ी को उतारकर अपने गंजे से पर चमकती पसीने की बूंदों को पोंछा। फिर अपनी नवविवाहिता लड़की मन्नी से धीरे धीरे कहने लगे, सुंडी छोरी, आंधी आने वाली है, अपने गहनों का ध्यान रखना। नवविवाहिता मन्नी ने गले में सोने का तिमड़िया और काठलिया पहन रखा था। सिर पर बड़ा बोझ था। दोनों कानों में बालियां झलमला रही थीं। नाक में कांटा था। पाँवों में चांदी के भारी भारी बिछवे। बाप का संकेत पाकर मन्नी ने अपने ओढ़ने से अपने शरीर को ढक लिया। मुकलावा करके आने वाला राजपूत अपनी कमर में लटकती तलवार को निर्देश देख रहा था। उसके समीप बैठा उसका मित्र अपने हाथ की कटार से खेल सा रहा था। धूल के बादल और गहरे हुए। वे बस के समीप आने लगे। यात्रियों की आंखें उसकी ओर जम गईं। ड्राइवर ने बस की रफ्तार को और तेज़ कर दिया। तभी गोली की आवाज़ सुनाई पड़ी। गोली की आवाज़ के साथ यात्रियों ने देखा कि धूल के बादलों को चीरती हुई एक जीप आ रही है। जीप में 4 आदमी बैठे हैं, जिनके चेहरे कपड़ों से ढके हुए हैं। एक यात्री चिल्लाया, डाकू डाकू आ गए हैं। सारी बस में सनसनी फैल गई। डाकू शब्द फुसफुसाहट में बदल गया। सेठ ने जोर से कहा, बस को और तेज करो। एक गोली बस के अगले शीशे के ऊपर की ओर टकराकर हवा में उड़ गई। ड्राइवर के हाथ से स्टीयरिंग छूट गया। उसने घबराकर गाड़ी रोक दी। चंद क्षणों के अंतराल पर जीप बस के आगे थी। अब यात्री जीप में बैठे सभी लोगों को अच्छी तरह देख सकते थे। बस में मृत्यु सा सन्नाटा छा गया था। लोग एक दूसरे को भयभीत दृश्य से ऐसे देख रहे थे जैसे वो पूछ रहे हों, अब क्या होगा। जीप में बैठे लोग उतर गए थे। ड्राइवर के अतिरिक्त 5 लोग और थे। एक के हाथ में तनी हुई बंदूक थी। बंदूकधारी ने गरज कर कहा, तुम लोग अपनी जान की खैर चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो, कोई भी हिले डुले नहीं। यात्रियों की सांसें गले की गले में रह गईं। बंदूकधारी ने फिर से परिचय दिया, मैं डाकू तेज सिंह हूँ। मैं तुम लोगों में से किसी को कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ इस सेठ की बेटी को लेने आया हूँ। शेष यात्रियों ने राहत का अनुभव किया, लेकिन सेठ और उसकी नवपरिणीता बेटी कांप उठे। लड़की मन्नी अपने बाप से चिपट गई। तेज सिंह उन दिनों राजस्थान का कुख्यात डाकू था। उसने कई जानें ली थीं और अब वो सच्चे डाकुओं की मान मर्यादा पर त्याग करके नीच से नीच काम करने पर उतारू हो गया। चूँकि दूसरे डाकू अपने पेशे की नैतिकता और उसके धर्म को लेकर चलते थे, इसलिए उन्होंने तेज सिंह से स्पष्ट कह दिया था कि अब वे उसके साथ नहीं रह सकते जब तक वो अपनी वासना का खेल ख़त्म नहीं करेगा। पर तेज सिंह ने इसकी परवाह नहीं की। वो गांवों में से निरीह लड़कियों को उठा लाता था, किसी किसी को जान से भी मार देता था।
तेज सिंह में एक राक्षस की सारी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो गई थीं। तेज सिंह एक बार फिर सिंह की भांति गरजा, सेठ राजी खुशी अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे। मन्नी ने अपने बाप को मजबूती से पकड़ लिया। दोनों थर थर कांपने लगे। दोनों के चेहरे वर्षों से बीमार की तरह पीले पड़ गए थे। तेज सिंह की आंखों में रक्तम डोरे उतर आए। वो उस खिड़की के पास आकर बोला, सुना नहीं सेठ, लड़की को मेरे हवाले करो वरना मैं गोली मारता हूँ। लड़की क्रंदन करती हुई अपने भयातंकित बाप से और लिपट गई। रुआंसे स्वर में बोली, नहीं बापू नहीं, मुझे इसके हवाले न करना बापू। तेज सिंह चिल्लाया, बन्ना जाकर लड़की को ले आ। तेज सिंह का साथी अपने सरदार का आदेश पाकर बस में घुसा। तेज सिंह ने तत्काल एक हवाई फायर किया। सारे यात्री कलेजा पकड़कर बैठ गए। उन्हें महसूस हुआ कि गोली उनके सीने में दाग दी गई है। सबकी आंखों में आशंकित मृत्यु का भय और जड़ता उभर उठी। बन्ना ने भीतर घुसकर बाप से लिपटी बेटी को छुड़ाना चाहा। बाप ने कांपते हाथों को जोड़कर प्रार्थना की, माई बाप, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मैं आपको सारे जेवर दे दूंगा। परंतु हवस में तेज सिंह को उस लड़की के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब बाप ने लड़की को नहीं छोड़ा तब तेज सिंह ने बंदूक के पिछले हिस्से से सेठ के सिर पर चोट की। आर्तनादों के बीच लड़की घसीट कर बाहर निकाल दी गई। सब यात्री निर्जीव से बैठे रहे। वे गूंगे बहरे बनकर अपनी अपनी सीटों से चिपक गए थे। लग रहा था कोई है ही नहीं इस बस में। लड़की अब भी चीख चिल्ला रही थी। बन्ना उसे अपनी बाहों में ले चुका था। तभी मुकलावा करके लौट रहे राजपूत युवक की पत्नी थोड़ा सा घूंघट हटाकर तेज स्वर में बोली, आप सब चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। आपके सामने एक लड़की को डाकू उठाकर ले जा रहे हैं और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। थू है आप सब पर। अचानक इस तेज फटकार से बस में तनिक हलचल हुई। शायद वो सोच रहा हो कि एकाएक ये क्या हो गया है। ये मेरी कौटुंबिक परंपराओं को तोड़कर क्यों हुंकार भर रही है। राजपूत पत्नी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने थोड़ा सा घूंघट खींचकर अपने पति से कहा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कुंवर साहब, आप मुझे मेरी इस गलती की बाद में कोई भी सज़ा दे दीजिएगा। किंतु कुंवर साहब, आज मुझे मालूम हो गया कि आपकी राजपुताई घास चढ़ने चली गई है। जो क्षत्रिय गौ ब्राह्मण अबला का रक्षक कहलाता था, जिन पर हंसते हंसते वो उत्सर्ग हो जाता था, उसी के सामने एक लड़की मुक्ति की भीख मांग रही है और आप पत्थर की तरह चुपचाप बैठे हैं। क्या आपका खून पानी हो गया है? वरना क्या मजाल थी कि एक सच्चे राजपूत के होते हुए कोई चोर डाकू किसी बाप से उसकी बेटी को छीन कर ले जाए। अपनी पत्नी की तेजस्वी ललकार पर राजपूत खड़ा हो गया। उसके सिर पर लाल रंग का साफा था। उसकी बांकड़ली मूछों पर उसका हाथ ताव देने चला गया। जोश में उसके नथने फुरकने लगे। वो फिर अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखकर इतना ही बोल पाया, कुंवराणी। कुंवराणी पूर्वत स्वर में बोली, आज सारे इतिहास को आग लगानी पड़ेगी। राजपूतों के शौर्य को मिटाना होगा, वरना एक राजपूत के होते हुए एक डाकू किसी लड़की को उठाकर ले जाए। छी छी। राजपूत चीख पड़ा, छत्राणी चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूँगी। मैं कहूँगी कि आप सब मर्दों को चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। सेठ की बेटी को जीप में डाल दिया गया था। वो क्रंदन करती हुई बेहोश हो गई थी। खूंखार डाकू तेज सिंह बंदूक लेकर उसके समीप बैठ गया। उसने ड्राइवर को आज्ञा दी, जीप रवाना करो। पर जीप फर्र फर्र करके रह गई। तेज सिंह ने बंदूक के पिछले हिस्से से ड्राइवर को हल्का सा धक्का देकर कहा, जीप चलती क्यों नहीं? कुंवराणी ने सचमुच अपने हाथ की चूड़ियाँ खोलकर अपने पति की ओर बढ़ा दी। लीजिए, इन्हें पहनकर आप बैठिए और तलवार मुझे दे दीजिए। राजपूत ने आवेश में कांपते हुए अपने स्वर पर काबू करके कहा, कुंवराणी, मैं राजपूत तो वही हूँ, पर समय बदल गया है। समय कैसा बदल गया है? राजपूत के लिए दूसरों की रक्षा करने का कोई समय नहीं होता। तेज सिंह पागलों की तरह चीखा, जीप चलाओ। राजपूत ने किंचित व्यथित स्वर में कहा, जरा होश में आकर बात करो। हम अभी गौना करके आए हैं। तुम्हारे हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी नहीं उतरा है। घर पर ठकुरानी सा और ठाकुर सा हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे समय हमें मत ललकारो। जीप ड्राइवर ने कहा, सरदार बैटरी बैठ गई है। तेज सिंह चीखा, क्या बकते हो? सरदार सच कह रहा हूँ। राजपुतानी ने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा, आपके माता पिता जब ये सुनेंगे कि ये एक लड़की की रक्षा नहीं कर पाया तो वे जीते जी मर जाएंगे। स्थिति को देख लो, पल भर में तुम विधवा हो सकती हो। विधवा? कुंवर साहब,
विधवा तो मैं तब भी हो सकती हूँ जब आप खेत में काम कर रहे हों और आपको काला नाग डस जाए, आप जोर से खिलखिलाकर हंसें और हंसते ही परलोक से धर जाएं। पर यह मृत्यु कितनी महान और आनंदमयी होगी। यदि आपने उस अबला की रक्षा नहीं की तो मैं समझूं कि मैं जीते जी विधवा हो गई हूँ। राजपूत अब अपने आप को नहीं रोक सका। वो क्रोध से बावला हो गया। उसके नेत्र अंगारों से हो गए। वो तड़प कर बोला, तुम राजपूत के जौहर को देखना चाहती हो? मैं उसे अपने धर्म पथ पर चलते हुए देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो अपने अतीत को न भूले, वो अपने शौर्य और कर्तव्य को न भूले। उसी समय एक कार आ गई। तेज सिंह ने अपने ड्राइवर से तत्परता से कहा, इस कार की बैटरी लगाओ। उसने हाथ के इशारे से कार को रोक दिया। राजपूत ने अपने साथी की कटार ली। भूखेबाज की तरह वो बस से उतरा। तेज सिंह बंदूक लिए हुए खड़ा था। राजपूत ने वहीं से अपनी कटार फेंकी। कटार तेज सिंह की पीठ पर जा लगी। तेज सिंह ने बंदूक तानी। राजपूत तलवार निकालकर उस पर झपटा। फायर। राजपूत का एक हाथ जख्मी हो गया। उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। वो तेज सिंह पर टूट पड़ा। उसको इस तरह टूटते हुए देखकर राजपूत का साथी भी लपका। तेज सिंह दूसरा फायर करना चाहता ही था कि उसके साथी ने बंदूक को पकड़कर ऊपर की ओर कर दिया। राजपूत ने तलवार के वार करने शुरू किए। जिसके तलवार लग गई वो वहीं ढेर हो गया। लेकिन तेज सिंह बहुत बलिष्ठ और साहसी था। उसने जोर के धक्के से राजपूत के साथी को गिरा दिया। बंदूक को उस पर तान कर जैसे ही फायर करना चाहा, वैसे ही राजपूत ने तेज सिंह पर तलवार का वार कर दिया। तेज सिंह को एक बार धरती घूमती हुई लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन वो खूंखार भेड़िया फिर भी संभला। पूरे जोश के साथ वो राजपूत पर टूट पड़ा। तभी राजपूतानी जोर से चिल्लाई, आप सब बस में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? जाइए ना, उनकी मदद कीजिए, जाइए। उसकी ललकार पर एक जाट और ड्राइवर कूद पड़े। ड्राइवर के हाथ में एक लोहे की हथौड़ी थी। जाट ने आई हुई कार का हैंडल खोल दिया। दोनों तेज सिंह पर टूट पड़े। फायर, चीखें। लोगों ने देखा कि राजपूत एक और लुढ़क गया है। अब राजपूतानी अपने को नहीं रोक सकी। बेतहाशा अपने पति की ओर लपकी। पहली बार लोगों ने वीरता की तेजस्विनी महान नारी के दर्शन किए। उसका चेहरा अद्भुत ओज से दीप्त था। आंखें बड़ी बड़ी और साहस की प्रतीक थीं। राजपूतानी को उतरते देखकर बस की भीड़ डाकुओं पर टूट पड़ी। डाकू तेज सिंह भी बेहोश हो गया था। उसके साथी अब बस के लोगों के कब्जे में थे। राजपूत घायल अवस्था में तड़प रहा था। वो अस्फुट स्वर में कह रहा था, पानी, पानी। राजपूतानी ने आकुल स्वर में कहा, पानी। तुरंत पानी लाया गया। पानी की बूंदों के मुंह में जाते ही राजपूत ने आंखें खोलीं। उस समय तक सेठ भी सचेत हो गया था। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बेटी की रक्षा के लिए एक वीर ने डाकुओं से संघर्ष किया है, तब वो राजपूत की ओर लपका। मन्नी को भी पानी छिड़क कर सचेत कर दिया गया। वो भी राजपूत के पास आ गई थी। राजपूत ने स्नेह विगलित स्वर में पूछा, कुंवरानी, वो लड़की कहाँ है? कुंवरानी ने सजल नयनों से देखा। तभी सेठ ने कहा, ये रही मन्नी, मेरी बेटी, बिल्कुल ठीक है। आओ बेटी, इधर आओ, तुझे तेरा भैया पुकारता है। मन्नी राजपूत के पास आई। राजपूत का एक हाथ बिल्कुल घायल हो चुका था। एक गोली सीने में लग गई थी। लहू लुहान दूसरा हाथ भी था, किंतु उसने दूसरे हाथ से मन्नी को आशीष दिया। उसके सिर पर हाथ रखकर धीमे धीमे बोला, अच्छी है ना बहन? मन्नी से कुछ भी बोला नहीं गया। वो फपक पड़ी। बाद में राजपूत ने राजपूतानी की ओर देखा। उससे वो टूटते स्वर में बोला, कुंवरानी, मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी। वो लड़की अच्छी है। अच्छा कुंवरानी, भूल चूक माफ़ करना। मेरे माँ बाप की जिम्मेदारी अब तुम पर है। वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं। कुंवरानी दहाड़ मार बैठी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन्हें जल्दी अस्पताल ले चलिए। राजपूत के चेहरे का ओज निस्तेज होता गया। वातावरण में मृत्यु की खामोशी और सन्नाटा छाता गया। सारे यात्रियों की आंखें नम थीं। समीप ही तेज सिंह अचेत पड़ा था। जो कार आई थी उससे राजपूत को अस्पताल ले जाने और पुलिस को खबर करने की व्यवस्था की गई। लेकिन राजपूत का रक्त बहुत बह चुका था। उसने एक बार फिर कुंवरानी की ओर देखा। उसके हाथों में मेहंदी के फूल महक रहे थे। राजपूत अपनी बुझती आंखों से उन मेहंदी के फूलों को देखता रहा जो सुहाग के चिन्ह थे। राजपूतानी विपुल वेदना से तड़प रही थी। वो एक बार फिर चीखी, इन्हें जल्दी अस्पताल ले चलिए। लोगों ने राजपूत को उठाना चाहा। उसने हाथ से ना उठाने का संकेत किया। उसका चेहरा और स्याह हो गया। उसने एक बार फिर मेहंदी रचे कुंवरानी के हाथों को देखा, मुस्कुराया, उन्हें चूमा। कुंवरानी दर्द से कांप रही थी। उसने कांपते स्वर में कहा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इन्हें जल्दी से अस्पताल ले चलिए। और राजपूत ने कुंवरानी के हाथों को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें फट गईं। उसके हाथ फैल गए।
कुंवरानी और सारी उपस्थिति सुबक पड़ी। कुंवरानी ने अपने हाथ उठाए। हाथों पर बने मेहंदी के फूल खून से विभत्स धरातल की तरह सपाट बन गए थे, जैसे हाथों पर कुछ था नहीं सिवा रक्त के। अभी आप सुन रहे थे श्री यादवेंद्र शर्मा चंद्र की लिखी वीर रस की कहानी मेहंदी के फूल।